हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का ये जो प्रश्न पत्र हम सॉल्व करने वाले हैं, ये बड़े सौभाग्यशाली बच्चे हमारे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के हैं, क्योंकि बहुत ईजी पेपर यहाँ पे पूछा गया। इस पेपर का जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि वार्षिक परीक्षा 2022 की बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन हम लोगों ने शुरू कर रखा है कि सभी जिलों के अर्धवार्षिक परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं वो हम सॉल्व करके आप लोगों तक उपलब्ध करवा सके। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रश्न जो है पेपर जो है वो भी 34 नंबर का पूछा गया है और 2 घंटे 45 मिनट का समय यहाँ पे दिया गया है। समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, प्रश्नों को सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। सर, हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं, एक आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी कूलाम इंटू मीटर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 को हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि A और B के बीच में तुल्य धारिता निकालिए। पॉइंट A है और पॉइंट B है, ये दोनों प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता जो होती है वो C1 प्लस C2 होती है, तो 2C हो जाएगी। और ये जो आगे C वाला प्रतिरोध है, कैपेसिटर जो है, ये हमारे पास इसके आगे श्रेणी क्रम के अंदर है, तो कुल मिलाकर के इसकी धारिता हमें C दे रखी है। दोनों संधारित्र जो हैं वो हमारे पास श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो इनकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं। रिजल्ट भी हमने पढ़ा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको 2C इंटू C अपॉन C1 प्लस C2 में 3C हो जाएगा। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3C इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 2/3C ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिपथ में धारा I का मान कितना है। 5 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा है, 4 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा है। किरचॉफ के संधि नियम के अनुसार, जो कि आवेश संरक्षण के ऊपर आधारित है, उसका अपन उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो 5 और 4 9 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो ये करंट जो बाहर निकलेगा वो 9 एम्पियर का होगा। इस 9 एम्पियर में से 1 एम्पियर का करंट इधर बाहर निकल गया, तो 8 एम्पियर का करंट अब भी इसमें अंदर आ रहा है, और साथ में 2 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, तो 8 और 2 10 एम्पियर का करंट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर अंदर की तरफ आएगा, वही 10 एम्पियर का करंट इधर बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 एम्पियर हो जाएगी। इस 10 एम्पियर में से 3 एम्पियर का करंट इस तरफ बाहर निकल रहा है, तो बाकी कितना बच गया, 7 एम्पियर का करंट रह गया। हमारे पास इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। एक HP का जो मान होता है, जिसे हम अश्व शक्ति कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 746 वॉट। मैं जनरली यहाँ पे इस वैल्यू को याद रखने के लिए छोटी कक्षाओं में कहता हूँ कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके लिए एक शुभ संकेत अंक भी वो लोग निर्धारित करते हैं, उसकी वैल्यू 786 होती है। तो उसके साथ में आप यदि रिलेट करके इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इसकी वैल्यू 746 वोट होती है, ये हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न नंबर 5 जो है वो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये लेंस नहीं है, ये लेंज लिखा हुआ है। लेंज का जो नियम है वो आधारित है, तो ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित होता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अगला प्रश्न नंबर 6 कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक फॉर्मूला होता है सर phi इज इक्वल्स टू B वेक्टर डॉट DS वेक्टर। ये शायद हमने कल जो भीलवाड़ा जिले का पेपर सोल्व किया था उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था। आई थिंक मुझे ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है किसी दूसरे जिले के पेपर में भी ये प्रश्न था। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वो यहाँ पे B का मात्रक हो जाएगा सर टेस्ला, और इनटू में एरिया का जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर जो है वो हमें यहाँ पे लिख देना चाहिए। 7वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता जो है, रेजिस्टिविटी जो है, वो उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कथन है। प्रतिरोध का मान जो है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मान है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोधकता एक पदार्थ की प्रॉपर्टी है जो उस पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है। तांबे के लिए अलग होगा, लोहे के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए, सब के लिए अलग अलग होगा। लेकिन प्रतिरोधकता का मान टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। केवल 2 ही चीजें हैं, बट हम यहां पे बहुत अच्छे से लिखेंगे कि इसका मान जो है वो लंबाई पे निर्भर नहीं करता है। एग्जैक्टली ट्रू स्टेटमेंट है।
चालक गोले के भीतर विद्युत विभव शून्य होता है। चालक गोले के भीतर विद्युत विभव शून्य होता है ऐसा नहीं है, चालक गोले की सतह के अंदर भी विद्युत विभव का मान हो सकता है जो कि उसकी सतह के बराबर होगा। सतह के ऊपर जितना विभव होगा उतना ही उसकी सतह के अंदर विभव होगा, बट जीरो नहीं होगा। यह असत्य कथन है। एक कूलाम्ब आवेश में 1.6 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल नहीं। एक कूलाम्ब आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न जो है वो असत्य कथन हो जाएगा। धातु का पराविद्युतांक शून्य होता है, बिल्कुल नहीं होता है। धातुओं का जो पराविद्युतांक होता है वो अनंत होता है, तो ये भी हमारे पास असत्य कथन है। 11वें प्रश्न में चलते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान लिखिए। पीला, सबसे पहले हमें लाल दे रखा है, पीला दे रखा है, हरा दे रखा है और सुनहरा दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले सर बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सबसे पहले लाल रंग है, लाल रंग हम यहाँ पे 0 से अंकन इनका शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सब वैल्यूज हमारे पास होती हैं। तो रेड कलर जो है 2 नंबर पे आता है, तो पहला अंक हो जाएगा 2 नंबर पे। आगे आता है पीला, तो बी रॉय, पीला जो है वो हमारे पास 4 नंबर पे है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू, उसके बाद में 10 की पावर में ग्रीन कलर जो है वो 10 की पावर 5 में आएगा, तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा। और सुनहरा जो है जो कि टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो गोल्डन कलर की जो टॉलरेंस होती है वो 5% होती है। तो ये हमारे पास 24 × 10 की पावर 5 ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा, और प्लस माइनस में हम 5% जो है वो इसका टॉलरेंस लिख देंगे, सहता लिख देंगे। बहुत इजी, बहुत आसान पेपर पूछा गया है, और ये आसान पेपर तभी लगेगा जब आप लोगों ने पूरा जो चैप्टर है, पूरी फिजिक्स का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से यदि आपने पढ़ रखा है तो ये पेपर आपको इजी लगेगा। और इसी तरह से बोर्ड परीक्षाओं का पेपर भी बहुत आसान आने वाला है। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि 12th क्लास की पूरी फिजिक्स का सिलेबस जो है वो हमने तैयार करके वीडियो के फॉर्मेट में और हाथ से लिखे हुए नोट्स के रूप में आप सभी बच्चों को उपलब्ध करवा रखा है। जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और प्ले लिस्ट में जाकर के आप हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नंबर 12, एम्पियर के नियम की परिभाषित कीजिए। तो एम्पियर का नियम हम जानते हैं कि सर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होता है, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होता है, वो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और उस बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता और धारा के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोई एक विद्युत बल रेखा है और ये कोई एक दूसरी विद्युत बल रेखा है। इस बल रेखा के इस किसी पॉइंट के ऊपर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और एक ही पॉइंट के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं हो गई, इसका मतलब दो दिशाएं होनी चाहिए, जो कि असंभव है। तो कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि असंभव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी पेपर यहां पे पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 हमसे कह रहा है कि विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। तो विभव प्रवणता जो है वो यहाँ पे हम दो तरह से परिभाषित करते हैं। एक हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में जो रिलेशन होता है उसके लिए हम विभव प्रवणता लिखते हैं, और एक विभव मापी के लिए विभव प्रवणता लिखते हैं। लेकिन जब विभव मापी के लिए विभव प्रवणता पूछी जाती है तो यहाँ पे क्लियर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमसे विभव प्रवणता पूछ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे पास ई वेक्टर को जो फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा, या इसे ग्रेडियंट भी हम कहते हैं, वी वेक्टर कहते हैं, तो इसको हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता की परिभाषा हो जाएगी अदिश राशि विभव में दूरी के सापेक्ष dv/dr, अदिश राशि विभव में दूरी के सापेक्ष
कमी की दर, देखिए इसके साथ माइनस लगा हुआ है जो कि विभव में कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन के साथ साथ हमें कमी शब्द लिखना चाहिए, ज्यादा में अच्छा लगेगा, ज्यादा सही रहेगा। तो अदिश राशि विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर या कमी की जो दर है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओम के नियम के सीमाबंध लिखिए। तो भाई साहब ओम का जो नियम होता है वो केवल चालक पदार्थों के लिए लागू होता है, पहला रीजन हो जाएगा। दूसरा, ओम का जो नियम है इसके अंदर हमें चालक पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, टेम्परेचर है, लंबाई है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो सब हमें नियत रखनी चाहिए। ओम का नियम केवल चालकों के लिए लागू होता है, पहला इसकी कमी हो जाती है, अचालकों या अर्धचालकों के लिए लागू नहीं होता है। एंड दूसरा जो है इसके अंदर हम पदार्थ को जब बदलेंगे या उसकी भौतिक अवस्थाओं को बदलेंगे तो हमारे रिजल्ट बदल जाते हैं। आगे कह रहा है कि आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति को समझाइए। अब आवेशित कण आपके पास कोई एक पार्टिकल है Q और यहां पे आपके पास कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के टोटल 3 तरह की गतियां हो सकती हैं। पहली गति चुंबकीय क्षेत्र के समान दिशा में गति करता है, तो इसका पथ जो होगा वो हमारे पास रेखीय पथ हो जाएगा और सीधा सीधा आगे की तरफ गति करेगा। यदि ये इस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो ये वृत्ताकार पथ में गति करेगा, और यदि ये इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में प्रवेश करता है तो हेलिकल पाथ, जिसे हम कुंडलिनी पथ कहते हैं, उस पथ में गति करता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो यहां पे ये नहीं कह रहा है कि आपको कौन से पथ के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो आप इसमें तीनों के बारे में चर्चा करें। 0 डिग्री का एंगल बना करके, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तो रेखीय पथ होगा। चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री पे लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार पथ होगा, और 0 और 90 के बीच में प्रवेश करेगा तो हेलिकल या कुंडलिनी पाथ होगा। और उसके बाद में आप जो पहला पॉइंट था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति का, उसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर इन तीनों को डायग्राम बना करके इनके पथ की स्थितियां बताएंगे तो 2 नंबर के प्रश्नों के अंदर इसका उत्तर जो है वो सफिशिएंट रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि एक घन है, उसके केंद्र के ऊपर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो गाउस ने हमें बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ में रखे टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है। तो टोटल चार्ज जो है वो हमें 2 माइक्रोकूलाम दे रखा है, तो आप 2 × 10⁻⁻6 लिखेंगे, और नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, क्योंकि घन से निकलने वाला टोटल फ्लक्स हमसे पूछा गया है। यदि घन के एक फलक से कह देता तो हम 6 से इसे डिवाइड भी कर सकते थे, बट हमें यहाँ पे सीधा कह रहा है कि घन से निकलने वाला फ्लक्स, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 से हम इसे डिवाइड कर देंगे और हम इसका रिजल्ट निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, या फिर अदरवाइज आप 2 × 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी छोड़ सकते हैं। मात्रक जो है वो विद्युत फ्लक्स का आपको हमेशा टेस्ला × मीटर स्क्वायर है वो डेफिनेटली इसके साथ लगाना चाहिए। आगे कह रहा है कि धारामापी की सुग्राहिता में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है। धारामापी जो होता है उसकी सुग्राहिता के अंदर हम किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लिए धारामापी के समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध लगा दिया जाता है, जिससे यदि अचानक किसी तरह का अनावश्यक वोल्टेज या अचानक से वोल्टता ज़्यादा हो जाती है तो गैल्वेनोमीटर जो है, धारामापी जो है, वो जलने से बच सकता है। दूसरा, धारामापी की सुग्राहिता का जो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, तो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए, सुग्राहिता का मतलब है अच्छी तरह से ये वैल्यू दे सके, तो इसके लिए हमारे पास जो धारामापी के अंदर आयताकार कुंडली होती है, उस आयताकार कुंडली के अंदर जो फेरों की संख्या होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। धारामापी के अंदर अल्प मान की जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होनी चाहिए। धारामापी के अंदर जो लगने वाला वायर होता है, जिसे हम निलंबित कुंडली धारामापी कहते हैं, यदि हम निलंबित कुंडली धारामापी का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास फॉस्फर ब्रोंज के वायर का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में सिद्ध कीजिए कि E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे वेक्टर लगेगा ग्रेडियंट V वेक्टर,
ग्रेडियंट और v दोनों के ऊपर पूरा कंबाइंड वेक्टर लगना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जब वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो इसका पूरा डेरिवेशन जो है वो आप हमारे प्ले लिस्ट के अंदर चैनल की प्ले लिस्ट में चैप्टर नंबर 4 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब डेरिवेशन पढ़ेंगे तो कंप्लीट आपको आंसर जो है वो पता चल जाएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण आर और थीटा, ये यहाँ पे क्यू नहीं है, ये मिस प्रिंटेड है, आर थीटा के ऊपर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो आर थीटा के ऊपर विद्युत विभव, ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये इसके बीच वाला बिंदु ओ है, ये एक्स एक्स के साथ थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर इस पॉइंट के ऊपर विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है वो हमें निकालना चाहिए। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? फॉर्मूला क्या लगेगा? के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, के पी लगेगा यहाँ पे, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। और थीटा का मान यदि आप एक्स एक्स के ऊपर या निरक्स के ऊपर यदि जाकर के निकालना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन ये वैल्यू आगे बदल जाएगी, अदरवाइज v इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर का फॉर्मूला जो है, डेरिवेशन जो है, रिजल्ट जो है वो आप लोगों के पास आना चाहिए। आगे कह रहा है कि गाउस के नियम लिखिए, गाउस का स्टेटमेंट लिखना है। गाउस का स्टेटमेंट क्या कहता है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ में रखे गए टोटल आवेश सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। रेखीय आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ई का जो रिजल्ट है वो हमारे पास 2k लैम्डा अपॉन आर, इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास आना चाहिए। गाउस के नियम के अनुप्रयोग आप हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में जाकर के जब रेखीय आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बार पढ़ने से ये टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। हम आपको विश्वास दिला देंगे बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न आप लोगों को हमारे नोट्स से बाहर नहीं मिलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप के ऊपर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। यहाँ पे चुंबकीय बल आघूर्ण पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं पूछ रहा है। चुंबकीय बल आघूर्ण का जो मान है वो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चुंबकीय बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला हमारे पास M इज इक्वल्स टू NIA का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को यहाँ से पूछा गया है। क्लियर है? चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। हमारे इस पेपर का अंतिम प्रश्न है लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम लिखिए, M सत्यापित कीजिए। ये यहाँ पे अगेन लेंज का नियम नहीं है, ये अगेन यहाँ पे लेंज का नियम है। लेंज का नियम हमें लिखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा है वो अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करते हैं। और इसके अंदर Q की जो वैल्यू है N/R, ये हमारे पास φ1 माइनस φ2 होता है। φ1 माइनस φ2 वैल्यू है, ये Q1 माइनस Q2 नहीं है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। मैं आप लोगों को बता दूं, इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इस प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दो समाक्षीय परिनालिकाओं के अंदर कार्यरत अन्योन्य प्रेरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दो समाक्षीय परिनालिकाएं हैं, दो समाक्षीय परिनालिकाएं हैं, उनके अंदर उत्पन्न होने वाले कार्यरत अन्योन्य प्रेरण का जो गुणांक है उसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके और इस पूरे प्रश्न का जो डेरिवेशन है वो विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि एक बार पढ़ने से ही आप लोग इन टॉपिक्स को जो है वो बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर पाएंगे। चलिए आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।